अक्सर टेक की दुनिया में ना एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी सुनने को मिलती है। मतलब हफ्तों की कोडिंग, भारी टेस्टिंग और अनगिनत रातों की नींद खराब करने के बाद मान लीजिए एक नया ऐप या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है। हाँ, और शुरुआत में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है, एकदम स्मूथ। बिल्कुल। फिर अचानक से कोई मार्केटिंग कैंपेन हिट हो जाता है या कोई इन्फ्लुएंसर उस ऐप के बारे में पोस्ट कर देता है और फिर ट्रैफिक का एक भयंकर सैलाब आ जाता है। जो कि वैसे तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी सफलता का पल होना चाहिए, मतलब पार्टी करने का टाइम। लेकिन बैकएंड पर एक अलग ही खौफनाक कहानी चल रही होती है। सर्वर का जो सीपीयू है वो 100% पर पहुंच जाता है। डेटाबेस क्वेरीज अटकने लगती हैं। और फिर स्क्रीन पर वो गोल गोल चक्का घूमने लगता है। सही कहा। और अंत में सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात की जड़ तक जाने वाले हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। और हम ये भी समझेंगे कि आधुनिक डेटाबेस आर्किटेक्चर इस भारी समस्या को कैसे सुलझा रहा है। जी, हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है उसमें दुर्गा एग्रो सर्विसेज नाम की एक संस्था का बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। हाँ, ये केस स्टडी मुझे बहुत रोचक लगी, क्योंकि एक कृषि आधारित सेवा होने के बावजूद वे अपने सिस्टम्स को तेज और स्केलेबल बनाने के लिए नई तकनीकों की तरफ जा रहे हैं, खासकर मोंगोडीबी की तरफ। तो मतलब बड़े पैमाने पर डेटा को संभालने की जो चुनौती है वो अब सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुर्गा एग्रो का उदाहरण ये साबित करता है कि ये अब हर क्षेत्र की, हर बिजनेस की बुनियादी जरूरत बन गई है। तो मैं ये सोच रहा था कि पारंपरिक डेटाबेस जिनका इस्तेमाल हम दर्शकों से करते आ रहे हैं उनमें ऐसी क्या बुनियादी कमी है। मतलब वे साफ सुथरी रोज और कॉलम्स वाली टेबल्स अचानक से हांफने क्यों लगती हैं। कि एक बहुत ही पुरानी समस्या में छिपा है। इसे तकनीकी भाषा में ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच कहते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच सुनने में तो काफी भारी भरकम शब्द लग रहा है। मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ। आज के समय में डेवलपर्स जो कोड लिखते हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो या जावास्क्रिप्ट, वे ऑब्जेक्ट्स के रूप में सोचते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे एक यूजर ऑब्जेक्ट हो गया। एकदम सही। उस एक यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसका नाम, उसका घर का पता और उसके पिछले ऑर्डर्स की जानकारी एक साथ नेस्टेड होती है। मतलब एक ही बंडल में सब कुछ। अच्छा, लेकिन जब इस बंडल को उस पुराने रिलेशनल डेटाबेस में सेव करना होता है तब क्या होता है। बस वहीं से असली दर्द शुरू होता है। डेटाबेस में सेव करने के लिए उस एक यूजर प्रोफाइल के टुकड़े टुकड़े करने पड़ते हैं। मतलब पते को एड्रेस वाली टेबल में डालो, ऑर्डर्स को ऑर्डर्स वाली टेबल में, और नामों को किसी और टेबल में। मतलब कोड की भाषा और डेटाबेस की भाषा आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी पुराने सरकारी दफ्तर का फॉर्म भरना जहां हर जानकारी के लिए अलग-अलग काउंटर पे जाना पड़ता है। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। और समस्या तब और विकराल हो जाती है जब उस यूजर का डेटा वापस स्क्रीन पर दिखाना होता है। क्योंकि तब सिस्टम को उन सभी अलग-अलग टेबल्स को वापस जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी, सिस्टम को जॉइन ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं। अब सोचिए, जब हजारों यूजर्स एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हों, तो ये अनगिनत जॉइन ऑपरेशंस सर्वर के सीपीयू पर कितना भारी दबाव डालेंगे। और यहीं से वो लोडिंग का चक्का घूमना शुरू होता है। समझ गया। तो इस समस्या में मोंगोडीबी जैसे NoSQL डेटाबेस तस्वीर को कैसे बदलते हैं। वे डेटा को रोज और कॉलम्स में तोड़ने के बजाय उसे बीसॉन या BSON डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करते हैं। बीसॉन का मतलब है बाइनरी जेसन। अच्छा, तो BSON मॉडल में वो पूरा का पूरा यूजर प्रोफाइल मतलब नाम, पता, ऑर्डर्स सब कुछ बिना तोड़े एक ही जगह रखा जाता है। बिल्कुल। इसे डेटा लोकेलिटी कहते हैं। चूंकि एक यूजर से जुड़ी सारी जानकारी हार्ड ड्राइव पर एक ही जगह मौजूद है, इसलिए डेटाबेस को उसे ढूंढने के लिए कोई जॉइन ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। अरे वाह, मतलब एक सिंगल रीड ऑपरेशन से पूरा का पूरा डेटा आउट करा जाता है। इससे तो स्पीड कई गुना बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर तब जब सिस्टम पर भारी ट्रैफिक हो। तब ये डेटा लोकेलिटी बहुत काम आती है। ये स्पीड के नजरिए से तो एकदम तार्किक है। लेकिन मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा था कि मोंगोडीबी में कोई स्ट्रिक्ट स्कीमा नहीं होता है। हाँ, ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। पर पारंपरिक डेटाबेस में तो हर कॉलम पहले से तय होता है ना। अगर नया फील्ड जोड़ना है तो पूरे डेटाबेस का स्कीमा बदलना पड़ता है। जो कि अपने आप में एक बहुत जोखिम भरा और धीमा काम है। कई बार तो इसके लिए सिस्टम को ऑफलाइन भी ले जाना पड़ता है। तो
अगर MongoDB बिना स्कीमा के डेटा डालने की छूट देता है, तो मेरा एक सवाल है, बिना सख्त नियमों के क्या डेटाबेस में कचरा नहीं भर जाएगा? लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं। मेरा मतलब है कि टीम का कोई डेवलपर उम्र को नंबर में लिख रहा है, कोई शब्दों में लिख रहा है, तो ये लचीलापन तो एक तरह की अव्यवस्था या कियोस्क को जन्म दे सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और NoSQL को लेकर सबसे बड़ी गलती फहमी भी यही है। मैं साफ करना चाहूंगी कि बिना स्कीमा के होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नियम ही नहीं है। अच्छा, तो फिर कचरा जमा होने से कैसे रोका जाता है? असल में डेटा को वैलिडेट करने की जिम्मेदारी डेटाबेस के उस कठोर ढांचे से हटकर एप्लीकेशन लेयर पर आ जाती है। यानी डेटाबेस खुद किसी को नहीं रोकेगा, लेकिन आपका जो कोड है वो तय करेगा कि क्या डेटा सही है और क्या गलत। एकदम सही पकड़े। और वैसे MongoDB में अंदर ही स्कीमा वैलिडेशन के फीचर्स भी होते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चालू कर सकते हैं। तो ये अव्यवस्था नहीं है, ये तो डेवलपर्स के लिए एक आज़ादी है। हाँ, और ये लचीलापन अजाइल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स साइट को आज ही एक नया फीचर लॉन्च करना है। जैसे यूजर्स का पसंदीदा रंग पूछना हो। बिल्कुल। पुराने डेटाबेस में इसके लिए एक जटिल माइग्रेशन स्क्रिप्ट चलानी पड़ती, लेकिन बीसॉन मॉडल में डेवलपर बस नए डॉक्यूमेंट्स में वो फील्ड जोड़ना शुरू कर सकता है। पुराने डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब मान लेते हैं कि हमने बीसॉन का इस्तेमाल करके वो मिसमैच वाली समस्या सुलझा ली, हमारा कोड तेजी से काम कर रहा है। जी। लेकिन हर सर्वर की एक फिजिकल लिमिट होती है। हाँ, हार्ड ड्राइव भर सकती है, CPU फुल हो सकता है। जब डेटा टेराबाइट से पेटाबाइट्स में पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? डेटाबेस इंजीनियरिंग में इस समस्या से निपटने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब उसी एक सर्वर में और ज्यादा रैम और बड़ी हार्ड ड्राइव लगाते जाना, है ना? हाँ, उस सर्वर को और ज्यादा ताकतवर बनाना, लेकिन जैसा आपने कहा, इसके एक भौतिक और आर्थिक सीमा होती है। बिल्कुल। दुनिया का सबसे महंगा सर्वर भी एक न एक दिन तो हाफ नहीं लगेगा। सही कहा। और यहीं पर MongoDB का एक और बहुत ही पावरफुल फीचर काम आता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसे हम शार्डिंग कहते हैं। शार्डिंग मतलब डेटा को एक विशाल मशीन में ठूसने के बजाय उसे कई छोटी-छोटी मशीनों या सर्वर्स में बांट देना। जी बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है। इसको अगर मैं एक सुपरमार्केट के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए बिलिंग काउंटर पर भयंकर भीड़ है। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब हुआ कि एक ही काउंटर को बहुत बड़ा बना दें और वहां एक सुपर फास्ट रोबोट बैठा दें। हाँ, जो कि बहुत महंगा होगा। और शार्डिंग का मतलब हुआ कि हम 50 अलग-अलग छोटे कैश काउंटर खोल दें ताकि भीड़ अलग-अलग काउंटर्स पर बढ़ जाए और लाइन तेजी से आगे बढ़े। क्या ये सही तुलना है? ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन डेटाबेस के मामले में इसमें एक छोटी सी पेचीदगी भी है। वो क्या? सुपरमार्केट में तो ग्राहक किसी भी खाली काउंटर पे जा सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में डेटा को किसी भी रैंडम सर्वर पर नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि बाद में उस डेटा को वापस ढूंढना भी तो है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर डेटा कहीं भी रख दिया तो उसे ढूंढेंगे कैसे? इसीलिए शार्डिंग आर्किटेक्चर में एक राउटर होता है। आप उसे सुपरमार्केट के दरवाजे पर खड़ा एक गार्ड समझ सकते हैं, जिसके पास एक नियम होता है। यानी वो राउटर तय करता है कि कौन सा डेटा किस सर्वर पर, मेरा मतलब किस शार्ड पर जाएगा। एकदम सही। और उस नियम को तकनीकी भाषा में शार्ड की कहा जाता है। शार्ड की? हाँ, ये शार्ड की ही पूरी व्यवस्था की रीढ़ होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने यूजर के नाम के पहले अक्षर को शार्ड की बना दिया। अच्छा, तो राउटर कहेगा कि A से D तक के नाम वाले यूजर्स पहले सर्वर पर जाएंगे, E से H वाले दूसरे पर जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर अचानक बहुत सारे यूजर्स का नाम S से शुरू होता है तो क्या होगा? तब तो वो S वाला सर्वर एकदम फुल हो जाएगा, जबकि बाकी सर्वर खाली बैठे रहेंगे। इसे डेटाबेस की दुनिया में हॉटस्पॉट बनना कहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। समझ गया। यानी सिर्फ सर्वर्स की गिनती बढ़ाना काफी नहीं है, उस शार्डिंग का चुनाव बहुत ही अक्लमंदी से होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि सारा ट्रैफिक और डेटा सभी सर्वर्स के बीच एकदम बराबर बटे। अगर ट्रैफिक समान रूप से बढ़ गया तो फिर चाहे 1 लाख यूजर्स हों या 1 करोड़, हम बस बैकएंड में नए सर्वर्स जोड़ के जा सकते हैं। सिस्टम कभी रुकेगा नहीं। यही शार्डिंग की असली ताकत है। ये आपके सिस्टम को असीमित रूप से बड़ा होने की क्षमता देती है। ये डेटा बांटने की रणनीति है तो बहुत शानदार, पर मुझे इसमें एक और समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? अगर मेरा डेटा दुनिया भर में फैले 50 अलग-अलग सर्वर्स पर बिखरा हुआ है,
तो कोई एक खास जानकारी ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये एक जायज चिंता है। मान लीजिए ई-कॉमर्स ऐप पर मुझे उन सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने पिछले 1 घंटे में ब्लैक स्नीकर्स खरीदे हैं। अगर डेटाबेस को नहीं पता कि वो यूजर्स किस सर्वर पर हैं, तो क्या उसे सभी 50 सर्वर्स का एक-एक डॉक्यूमेंट खोलकर चेक करना पड़ेगा? आप जिस खतरनाक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उसे हम कलेक्शन स्कैन या टेबल स्कैन कहते हैं। ये किसी भी डेटाबेस के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है। तो फिर मोंगोडीबी इस कलेक्शन स्कैन से बचता कैसे है? इसका जवाब है एडवांस्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, क्या ये किसी डिजिटल कैटलॉग की तरह काम करती है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हर किताब को अलमारियों में ढूंढने के बजाय हम सीधे कंप्यूटर पर कैटलॉग चेक कर लेते हैं, जो बता देता है कि किताब किस शेल्फ पर है। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। बैकग्राउंड में इंडेक्सिंग बी ट्री नाम के एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है। बी ट्री, ये कैसे काम करता है? जब आप किसी फील्ड पर जैसे कि प्रोडक्ट नेम पर इंडेक्स बनाते हैं तो डेटाबेस एक अलग से लिस्ट तैयार करता है। ये लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड होती है। और उस लिस्ट में क्या होता है? उस लिस्ट में हर एंट्री के साथ एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर सीधा उस सर्वर और उस डॉक्यूमेंट का सटीक मेमोरी एड्रेस बताता है। अरे वाह! इसलिए जब कोई ब्लैक स्नीकर सर्च करता है तो डेटाबेस लाखों डॉक्यूमेंट्स नहीं छानता। बिल्कुल नहीं। वो बस इंडेक्स में जाता है, सीधे उस शब्द तक पहुंचता है और मिली सेकेंड्स में पॉइंटर के जरिए डेटा उठाकर ले आता है। ये तो गजब की रफ्तार है। मैंने स्रोत सामग्री में जियोस्पेशियल इंडेक्सिंग के बारे में भी पढ़ा था। आजकल हर फूड डिलीवरी ऐप या कैब सर्विस इसी पर तो चलती है ना? हाँ, लोकेशन आधारित सर्विसेज के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। जब कोई यूजर ऐप खोलकर देखता है कि मेरे 2 किलोमीटर के दायरे में कौन सी कैब है, तो ये डेटाबेस के लिए बहुत ही जटिल कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द मैच नहीं हो रहे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो रहे हैं। बिल्कुल। पुराने डेटाबेस में इसके लिए हर कैब की लोकेशन लेकर पाइथागोरस थ्योरम या हैवर्साइन फॉर्मूला लगाना पड़ता था, जो बहुत ही धीमा प्रोसेस था। तो मोंगोडीबी इसे तेजी से कैसे करता है? जियोस्पेशियल इंडेक्स नक्शे को छोटे-छोटे ग्रिड्स में बांट देते हैं और हर ग्रिड को एक जियो हैश कोड दे देते हैं। अच्छा, तो जब कोई कैब ढूंढता है तो डेटाबेस मैथमेटिक्स नहीं लगाता? नहीं, वो सिर्फ उस यूजर के ग्रिड कोड के अंदर मौजूद कैब्स को इंडेक्स से तुरंत निकाल लेता है। इसीलिए ये ऐप्स पलक झपकती रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या बात है! मतलब सारा खेल डेटा को पहले से ही स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित करने का है। अब हमने रफ्तार भी हासिल कर ली और डेटा भी बांट लिया। जी। पर एक प्रैक्टिकल चिंता अभी भी है। हार्डवेयर तो मशीन है, कभी भी फेल हो सकती है। ये तो आईटी इंडस्ट्री का कड़वा सच है। तो अगर हमने शार्डिंग से डेटा 50 सर्वर्स पर बांट दिया है और उनमें से कोई एक सर्वर अचानक जल गया या क्रैश हो गया, तो क्या उस सर्वर का सारा डेटा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है तो बिल्कुल वो डेटा नष्ट हो जाएगा। बड़े सिस्टम्स में ये मानकर चला जाता है कि हार्डवेयर फेल होगा ही होगा। ये अगर की बात नहीं है, कब की बात है। तो फिर इस तबाही से कैसे बचा जाए? यहीं पर रेप्लिका सेट्स एंट्री लेते हैं। मोंगोडीबी बिल्ट इन रेप्लिकेशन देता है ताकि सिस्टम हमेशा चालू रहे। रेप्लिका सेट्स मतलब हम एक ही डेटा की कई कॉपीज अलग-अलग सर्वर पर बना के रख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये अपने आप कैसे काम करता है? मान लीजिए एक सर्वर ए है जो यूजर्स का डेटा ले रहा है। अगर वो डाउन हो गया तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि सर्वर बी पर स्विच करना है? इसके लिए किसी इंसान को कोई तार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है। वो कैसे? एक रेप्लिका सेट में कम से कम 3 नोड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी नोड जो सारा डेटा लेता है और बाकी 2 होते हैं सेकेंडरी नोड्स जो प्राइमरी की कॉपी बनाते रहते हैं। ये तीनों नोड्स हर 2 सेकंड में एक दूसरे को एक नेटवर्क सिग्नल भेजते हैं जिसे हार्ट बीट कहते हैं, ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तो अगर प्राइमरी नोड का मदरबोर्ड जल गया तो उसकी हार्ट बीट आनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल सही। और जैसे ही सेकेंडरी नोड्स को हार्ट बीट मिलनी बंद होती है, उन्हें समझ आ जाता है कि प्राइमरी फेल हो गया है। फिर वे क्या करते हैं? वे तुरंत आपस में एक इलेक्शन शुरू करते हैं। वे वोट करते हैं और खुद में से ही किसी एक को नया प्राइमरी नोड चुन लेते हैं। ये सब कितनी देर में होता है? कुछ ही मिलीसेकंड्स या 1-2 सेकंड में। जब तक यूजर अपना पेज रिफ्रेश करता है, नया सर्वर काम संभाल चुका होता है। इसे ऑटोमेटिक फेलओवर कहते हैं। ये तो कमाल की बात है। अगर मैं इसे एक बिजनेस के नजरिए से देखूं, डेटा की कॉपीज बनाने का मतलब है ज्यादा हार्ड ड्राइव्स का खर्चा। हाँ, शुरुआती खर्च तो है। लेकिन आज के समय में जब 1 मिनट के डाउन टाइम से करोड़ों का नुकसान हो सकता है, तो ये खर्चा कोई बर्बादी नहीं है।
ये तो एक तरह की ऑटोमेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी है। मेरी राय में भी ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये निवेश सिस्टम के अप टाइम को सुनिश्चित करने के लिए है। तो हमने BSON का लचीलापन देखा, शार्डिंग की स्केलेबिलिटी देखी, इंडेक्सिंग की रफ्तार और रेप्लिका सेट्स की सुरक्षा भी समझ ली। जी, ये चारों इसके मुख्य स्तंभ हैं। लेकिन एक आखिरी चीज, रियल वर्ल्ड में डेवलपर्स इसे आसानी से कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? डेवलपर्स को डेटाबेस से बात करने के लिए कोई नई एलियन भाषा नहीं सीखनी पड़ती। बिल्कुल नहीं, वे अपनी ही भाषा में आराम से कोड लिख सकते हैं। ये बात मुझे वापस दुर्गा एग्रो सर्विसेज के उस केस स्टडी पर ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। खेतों में अनगिनत सेंसर्स लगे हैं, लगातार तापमान, मिट्टी की नमी, सब डेटा भेज रहे हैं। ये डेटा पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड होता है कोई सेंसर हर सेकंड डेटा भेजता है, कोई हर घंटे। और इस बेतरतीब डेटा को किसी सख्त टेबल में फिट करना तो नामुमकिन है। यहीं BSON का लचीला मॉडल काम आता है। जब डेटा की बारिश होती है तो शार्डिंग उसे बांट देती है और रेप्लिका सेट्स उसे सुरक्षित रखते हैं। ये थियरी और असल जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत संगम है। आज की इस चर्चा में हमने वाकई तकनीकी सतह से बहुत नीचे जाकर चीजों को समझा है। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। लेकिन ये सब समझने के बाद ना, एक बहुत गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। दशकों तक डेवलपर्स यही सोचते थे कि क्या सर्वर इस नए आइडिया का भार उठा पाएगा। हाँ, हार्डवेयर की लिमिट हमेशा एक रुकावट रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर MongoDB जैसे डेटाबेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से दुनिया भर में असीमित रूप से फैल सकते हैं, अगर रेप्लिका सेट से डेटा खोने का डर खत्म हो गया है, तो तकनीक की जो भौतिक सीमाएं थीं, वे अब गायब हो रही हैं। एकदम सही। अगर डेटा स्टोर करने या प्रोसेस करने की कोई लिमिट बची ही नहीं है, तो क्या हम उस युग में आ गए हैं जहां भविष्य के एप्लीकेशंस की सीमा केवल इंसान की अपनी कल्पना तक ही सीमित रह गई है? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अदृश्य और असीमित हो जाए तो इनोवेशन को रोकना नामुमकिन है। जो लोग इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये सोचने का एक बहुत ही शानदार विषय है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई गहरी जानकारियों के साथ। तब तक खोजते रहिए और सीखते रहिए।